धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर हरदोई में खड़े होकर कहा कि जिन्ना भी जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं या सरदार पटेल हैं, उन्हीं की तरह एक स्वतंत्रता सेनानी है। इसके बाद बवाल खड़ा हुआ, कुछ दिनों तक चला। अखिलेश यादव का कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने रिप्लाई दिया, कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए, अपना अध्ययन करना चाहिए। इस मामले में तेजी तब आ गई जब ओम प्रकाश राजभर कूद पड़े। उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्ना को लेकर बात कर रहे हैं, अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना होता। तो दूसरी चीज पैदा हो गई। वो जिन्ना को महान बता रहे हैं, ये जिन्ना को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना होता। लेकिन आगे चल के जो उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना के बारे में बात करनी है और जिन्ना को समझना है तो लाल कृष्ण आडवाणी से जाके पूछो, अटल बिहारी वाजपेयी से जाके पूछो। यहीं से मेरे जहन में दो सवाल पैदा हुए कि क्या वाकई में जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी है। दूसरा सवाल ये, क्या जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना होता। और तीसरा सवाल ये कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन्ना के बारे में क्या कहा है, क्या लिखा है। फिलहाल ये मामला आप देख ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार में दाखिल हो चुका है। जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद अनवर, वो भी इस बारे में बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा देश के बंटवारे के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं, जिन्ना जिम्मेदार नहीं है। और अब तो इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी कूद पड़ी है, वो भी जिन्ना के समर्थन में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम अपने एक सवाल के आसपास पूरी बातचीत को रखने जा रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने असल में जिन्ना को लेकर क्या कहा है। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान जाकर लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना के मज़ार पे उनको सेकुलर धर्मनिरपेक्ष बता दिया था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने लिखा क्या है, पढ़ा क्या है, क्या कहा है, इन चीज़ों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं देश ही नहीं दुनिया की जानी मानी शख्सियत हैं डॉक्टर राम पूनियानी जी। बहुत सारी किताबें रात दिन पढ़ते रहते हैं और बहुत कुछ लिखते भी रहते हैं और दुनिया उनको सुनती भी है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं पहला आपसे सवाल करूं कि आडवाणी ने और वाजपेयी ने जिन्ना को लेकर क्या विचार व्यक्त किए हैं सर? देखिए, इसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा कि जैसे आपने बात शुरू की अखिलेश यादव से, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे हमारे इतिहास के किसी एक लाइन को पढ़ के अपने को पूरा ज्ञानी बोल बैठते हैं, पूरी प्रक्रिया को नहीं देखते। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने भी जब जो कहा, उसके पहले थोड़ा हम समझ लें कि जिन्ना ने क्या किया था। जिन्ना वैसे ब्रिटिश में पास बैरिस्टर थे, काफी ब्रिलियंट थे। 1906 में भारत के आने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। ये बात बिल्कुल सच है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में वो दादा भाई नेहरू जी, जो उस समय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उनके सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया। और 1917 में लखनऊ में लोकमान्य तिलक के साथ उन्होंने लखनऊ पैक्ट किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। और उसको लोगों ने कहा, सरोजिनी नायडू और दूसरे लोगों ने भी कहा कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े एम्बेसडर हैं। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक है। अब क्या होता है, 1920 में महात्मा गांधी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते हैं तो जिन्ना उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इससे आप करेंगे तो समाज में विरोध बढ़ जाएगा। तो वहां से वो कांग्रेस में अलग हो जाते हैं। वैसे भी पहले दो पार्टी की मेंबरशिप अलाउड थी, तो वो 1913 से मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। बाद में 1920 के बाद में जाके वो निष्क्रिय हो गए। फिर जाके मुस्लिम लीग के लीडर उनको मना के ले आए और फिर उन्होंने आकर मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया। अब इसके बाद जो उनकी बातें हुई वो पूरी तौर से कम्युनल हैं। तो जो अखिलेश यादव कहते हैं वो केवल शुरुआती बात है। तो उनका पूरा अगर चरित्र बाद में देखें तो उन्होंने जो मुस्लिम लीग की राजनीति थी उसको एक पैनी धार थी। ब्रिलियंट बैरिस्टर थे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग के केस को आर्ग्यू किया, समाज में विभाजन हुआ और बाद में जाके तो उन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया, जिसके कारण कलकत्ता में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। तो पहली बात यह है कि उनको सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू की कैटेगरी में रखना गलत है, क्योंकि ये लोग शुरू से आखिर तक भारतीय राष्ट्रवाद में चले रहे। और कुछ लोग जैसे सावरकर भी थे, शुरू में ब्रिटिश विरोधी थे, जेल में जाके मनोबल टूट गया
तो अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए। हम्म, जिन्ना शुरू में कांग्रेस में थे, राष्ट्रवादी थे, भारत आजादी के लिए करते थे। 1920 के बाद से उनका रवैया बदल गया। तो जी। ये एक बात जो अखिलेश यादव और जीतन राम मांझी जैसे लोग नहीं समझते, उसको देख ले। अब जी। ये जो बात दूसरी आई कि आडवाणी, वाजपेयी और बाद जी। में इनके प्रधानमंत्री का मामला, वो भी हम समझ लें। हुआ जी। क्या कि 1913 में लाल कृष्ण आडवाणी, जो आपने बोला कि सब जानते ही होंगे, कटास राज मंदिर के उद्घाटन के लिए पाकिस्तान गए। जी। वहां फिर जिन्ना की मजार पे गए और जी। जिन्ना की मजार पे जाके उन्होंने लिखा कि जिन्ना एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इतिहास को क्रिएट किया। जी। बाकी लोग तो इतिहास को पढ़ते हैं, उन्होंने इतिहास को क्रिएट किया। और ये भी कहा कि 11 अगस्त 1947 की जो जी। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी हुई स्पीच है, वो बहुत सेक्युलर है। जी। अब ये हुआ, उसके बाद वाजपेयी जी ने भी इसी बात को दोहराया। जी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक तो वाजपेयी जी तो तबीयत के कारण विड्रॉ हो गए और लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी के इससे जो मुख्य कारिणी थी उससे ऊपर भेजकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, यानी जी। उनको राजनीतिक महत्व उन्होंने खत्म कर दिया। जी। जहां तक वाजपेयी का सवाल है, वाजपेयी जी ने तो केवल थोड़ी बात कही, उसके बाद तो उनका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। अब जिन्ना के प्रधानमंत्री का, जी। अब जब उन्होंने 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग रखी, जी। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। एक जी। तरफ तो दो राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ने रखा, हिंदू राष्ट्रवाद चल रहा था। जी। जिन्ना का जो कहना था, मुस्लिम एलिट के लिए वो रिप्रेजेंट करते थे। ये भी बात यहाँ आपको कह दूं कि जी। मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों की प्रतिनिधि नहीं थी। जी। ज्यादा मुसलमान तो कांग्रेस में थे, और जी। जो नेशनल मुस्लिम कांग्रेस की मीटिंग हुई थी 1940 में, उसमें जी। 1.5 लाख मुसलमान पूरे कंट्री से आए थे। तो जी। जिन्ना पूरे मुसलमानों के प्रतिनिधि तो नहीं थे, पर जी। ब्रिटिश जानबूझकर उनको ये मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी जी। बात कहते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी और खासतौर से मौलाना आजाद, ये पार्टीशन के पूरी तौर से खिलाफ थे। जी। तो महात्मा गांधी ने माउंटबेटन को कहा, उसके पहले जिन्ना को भी कहा कि जी। इंटरिम सरकार जो बनेगी उसमें आप प्रधानमंत्री बन जाइए। जी। तो इनको लगा कि उससे पार्टीशन का सवाल रुक जाएगा, पर जी। पार्टीशन का सवाल इससे कुछ रुकने वाला नहीं था। जी। जिन्ना तो इसमें बिल्कुल मुख्य हो गए थे कि जो हमको पाकिस्तान चाहिए, मुसलमानों के लिए चाहिए। और इस प्रस्ताव को कि इंटरिम गवर्नमेंट में जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बने, जी। ये जिन्ना ने खुद रिजेक्ट कर दिया। जी। रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि तब तक वो पार्टीशन के हक में पूरी तौर से आ गए थे। जी। और उसमें जो राजभर वगैरह कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया होता जी। तो पार्टीशन नहीं होता, वो पूरी तौर से गलत है। हम्म। जब जिन्ना को ऑफर किया गया तो जी। उन्होंने तो एक बात तो उनको भी समझ में आई कि मुस्लिम लीग की तो कोई मेजोरिटी है नहीं। जी। उन्होंने यहाँ 7 कई प्रांतों में सरकारें बनी, कई जी। प्रांतों में सरकारें बनी, जी। ज्यादातर कांग्रेस के सरकारें बनी, तो जी। कांग्रेस के साथ थे। और जी। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। तो जी। जिन्ना ने कहा कि मुझे इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। तो दूसरी बात यह है, यानी आप ये बहुत साफ लफ्जों में क्लियर कर रहे हैं कि ऑफर दी गई थी, लेकिन वो ऑफर जिन्ना ने ठुकराई। और राजभर जो कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ही नहीं होता, वो गलत बता रहे हैं। बिल्कुल गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, क्योंकि जिन्ना को ये मंजूर नहीं था। और मंजूर क्यों नहीं था? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो जानते थे कि मुस्लिम लीग की पकड़ पूरे देश पे नहीं है। कुछ थोड़े से पार्टी थोड़ी जगहों पे उनकी असेंबली में थोड़े बहुत सीट्स हैं, जबकि मुख्य पार्टी तो कांग्रेस है। तो वो जानते थे कि अगर वो सरकार भी बनाएंगे तो चलाएंगे कैसे। और ये बात आजादी के बाद की सरकार के लिए नहीं थी, ये इंटरिम गवर्नमेंट के लिए थी, ट्रांसफर ऑफ पावर के पहले की बात। बाद की बात तो जो होती तो वो होती। इसी बीच पर जिन्ना इतने मजबूत हो गए, पाकिस्तान की मांग को लेकर इतने अड़ गए कि उन्होंने तो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया। और मैं आपको बताता हूं कि भारत के आजादी के पहले, स्वतंत्र होने के पहले जितने भी दंगे हुए, उनमें डायरेक्ट एक्शन जो कॉल दिया, उसके बाद बहुत भीषण दंगे हुए। तो उसको महात्मा गांधी और पटेल और नेहरू की कैटेगरी में रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप ये बात जानते हैं कि जिन्ना को उसको कोई हिचकिचाहट नहीं रही
कि डायरेक्ट एक्शन से दंगे होंगे, लोग जी। मरेंगे। जी दूसरी तरफ देखिए, गांधी और मौलाना आजाद इस बात को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ जी की सबसे बड़ी चीज है। यहाँ जी मैं थोड़ा, अगर आप एक मुझे दें तो मैं आपको बताऊं, जी मौलाना आजाद ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने जी तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई आसमान का से कोई फरिश्ता आकर कुतुब मीनार की बुलंदियों से मुझे कहता है हम तुम्हें स्वराज दे देंगे, तुम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात मत करो। तो मौलाना साहब कहते हैं कि स्वराज तो जब आएगा तब आएगा, पर अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं रही तो ये पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। जी और महात्मा गांधी इस बात के लिए आखिर तक डटे रहे। उन्होंने जी कभी भी पार्टीशन को स्वीकार नहीं किया, पर जी इतना जब खून खराबा हो गया उन्होंने इसके बारे में चुप रहे। और जिन्ना पार्टीशन के बारे में एकदम स्ट्रॉन्ग, तो उनको उस कैटेगरी में रखना गलत है। उनको ये कहना गलत है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो पार्टीशन नहीं होता, वो गलत है, क्योंकि उनके पीछे ब्रिटिश ऑफिसर भी काम कर रहे थे जी जो उनको उकसा रहे थे कि जी हाँ आप ये करो, इसके बगैर आपका क्या अस्तित्व होगा। तो अब ये अखिलेश यादव हों या राजभर हों या जो हों, ये इतिहास का एक लाइन जो उनको सूटेबल होती है उस लाइन को पकड़ लेते हैं। बताइए आडवाणी हाँ, का। मैं इसको कंप्लीट कर दूं। अच्छा ये बताइए कि आडवाणी ने क्यों कहा कि जिन्ना सेक्युलर थे? वो इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जो इमेज है वो बहुत उग्र इमेज है। इसीलिए उन्होंने ही कहा था कि वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जबकि जी पूरा राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। जी उनको लगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उस समय जी एक नम्र इमेज की जरूरत है। जी उन्होंने भी इसलिए कहा, नहीं तो इतिहास तो उन्होंने पहले भी पढ़ा होगा, जी हमसे ज्यादा पढ़ा होगा। जी पर किस मौके पर ये पॉलिटिशियन कौन सा वाक्य बोलते हैं, उसके जी। पीछे उनका एक उद्देश्य रहता है और जो बहुत खतरनाक है। जी सर, सॉरी आपका। अब मैं बोलिए। आपसे एक छोटा सा सवाल समझना चाहता हूं और आपके पास एक लंबा अनुभव है, उसके आधार पे ये जिन्ना का जिक्र इस वक्त करने की जी जरूरत क्या थी? क्या इनको कहीं से कुछ इशारा मिलता है कि जिन्ना का जिक्र करो? कोई इनको पीछे से बोलता है कि ये मुद्दा उठाओ? होता क्या है, ये आया कहां से है जिन्ना? जब भी चुनाव होता है जिन्ना आ जाता है उत्तर प्रदेश। जी, इसका बहुत सरल सवाल है कि जैसे समाजवादी पार्टी, ज्यादातर उसको लगता है कि हम मुसलमानों के वोट हमारी तरफ आना चाहिए। और अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए ओवैसी आ रहे हैं, दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी एक जबरदस्त एंट्री कर रही हैं। जी और प्रियंका गांधी का जो पूरे स्टेटमेंट्स हैं राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, वो काफी सांप्रदायिकता के खिलाफ के हैं। तो जी शायद अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि मेरा मुस्लिम बेस सरक रहा है। तो जी अब दुर्भाग्यवश पाकिस्तान से भारत के मुसलमानों को जोड़ दिया गया है, जो जी बिल्कुल गलत है, जिसका जी कोई तात्पर्य नहीं है। तो जी जिन्ना का उल्लेख करके वो शायद कुछ मुसलमानों को प्रभावित करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपने आजादी के, आज हम 75वीं बरसी मनाने जा रहे हैं और तमाम चीजें चल रही हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आपने कभी देखा कि भारत के लोगों ने जिन्ना को कभी लाइक किया हो, जिन्ना को कभी अपना हीरो माना हो? ये जिन्ना की बात क्यों कर रहे हैं? मौलाना आजाद की भी तो बात कर सकते थे। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो वही लगता है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इस प्रकार के राजनीतिक लोग, वो अपने संकीर्ण स्वार्थ को, नैरो सेल्फिशनेस के आधार पे इस प्रकार के सिग्नल देते हैं। ये एक सिग्नल होता है। जिन्ना का नाम लिया मतलब मुसलमानों को जीतने की कोशिश है, जबकि उनको पता है भारत का मुसलमान जिन्ना की तारीफ नहीं करता, पर जी उनको ऐसा लगता है कि इससे उनका वोट बैंक थोड़ा बढ़ेगा। कोई जिन्ना भारत में कोई हीरो नहीं है, मुसलमानों के जी भी हीरो नहीं है, आम लोगों जी के हीरो तो है ही नहीं। मुसलमानों में जिन्ना को लेके जो जो बात कही जाती है कि वो शराब पीते थे, वो सुअर का मांस तक खाते थे, और पहले हिंदू थे, बाद में उनका परिवार जो है मुस्लिम हो गया और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए देश का बंटवारा किया, तमाम तरीके की चीजें। मैं तो यही सुनता आया हूँ जिन्ना को लेके, कभी जिन्ना की कोई तारीफ तो सुनी नहीं सर। जी, ये आपकी बात सही है कि वो एक बहुत ब्रिटिश ट्रेंड एजुकेटेड पर्सन थे, और जो ब्रिटिश तरीके थे उसमें शराब पीना, सुअर का मांस खाना, ये कोई बहुत वर्जित चीजें नहीं थी। तो ही वॉज ए थरो ब्रिटिश जेंटलमैन, ऐसा कहा जाए, और ब्रिलियंट बैरिस्टर भी थे। तो उसमें उनके पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, वो कन्वर्ट हुए, उनके फादर साहब जो थे वो बिजनेस में थे, तो वो उनका एक निजी मामला है। पर सवाल यह है कि उन्होंने अपनी सोच को जो
मुसलमानों के पॉलिटिक्स को इस्लाम से जोड़ दिया, वो एक बहुत खतरनाक सोच था। जबकि मैं मानता हूं कि अभी 3 दिन पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद की बरसी हुई। उस समय ज्यादा लोगों ने उनको उतना जितना याद करना चाहिए नहीं करते। और केवल मुसलमानों ने नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद पूरे देश के लीडर थे, हिंदुओं के, मुसलमानों के। आजादी की जंग आजादी में उनका जो योगदान है, उनको गांधी, नेहरू, पटेल के साथ हर समय बोलना चाहिए जी। वो उस कैटेगरी में आते हैं, जिन्ना उस कैटेगरी में नहीं आते। बिल्कुल सही आपने कहा। बात कर लेते हैं, कहा जा रहा है जेडीयू के एक एमएलसी के जरिए कि बंटवारे के लिए तो नेहरू जिम्मेदार है, इसमें कितना दम है सर? इसमें इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। बंटवारे के लिए नेहरू को दोषी करना ये भी एक पॉलिटिकल ट्रिक है। बंटवारा जो हुआ वो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के कारण हुआ, नंबर 1। नंबर 2, 1923 में सावरकर ने कहा कि यहाँ 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। तो वहां से उसकी एक आधार बनी। और मुस्लिम लीग का बाद में धीरे धीरे उनको लगा कि आजादी के बाद कांग्रेस के अंदर हिंदू डोमिनेट हो जाएंगे और हमारे इंटरेस्ट पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए मुस्लिम लीग लगातार मुसलमानों के नाम पे संकीर्ण पॉलिटिक्स करती रही। तो मेरे हिसाब से जो जिम्मेदार थे वो ब्रिटिश पॉलिसी, फिर हिंदू महासभा, आरएसएस की विचारधारा और मुस्लिम लीग। जहां तक नेहरू और पटेल का सवाल है, मैं आपको बता दूं, जो कि उस समय तक गांधी और मौलाना आजाद ये 2 थे जिन्होंने बंटवारे को भी स्वीकार नहीं किया। अब जो चर्चाएं चलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसमें सरदार पटेल रहते थे और नेहरू रहते थे बड़े लीडर्स में। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा कि भारत का विभाजन कर देना चाहिए। अब इसके पीछे ब्रिटिश चाल क्या थी? ब्रिटिश ये देख रहे थे कि आजादी के बाद भारत अनडिवाइडेड रहा, यूनाइटेड रहा, तो सुपर पावर बन जाएगा। और ये तो प्रो रशिया है, नेहरू सोशलिस्ट हैं, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट हैं, यहाँ सोशलिज्म का बोलबाला है। तो उन्होंने कहा है इसको टुकड़े करो ऐसे कि एक टुकड़े में हम अपना वर्चस्व बना रखें। तो ये पहली बात, ये ब्रिटिश का क्या इंटरेस्ट था। दूसरा, जब इस कमेटी में बात आई, माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा, तो नेहरू को तो समझा ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। थोड़े दिन तक बड़े वो विचलित रहे और इस बात को सरदार पटेल ने समझा कि आखिर क्या चाल चल रही है। और उन्होंने ये देखा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे थे नेहरू और पटेल, उसमें उनके हर एक काम को मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव रोक रहे थे। और मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव जो कह रहे थे वो डिसेंट्रलाइज, यानी सेंटर के पास पावर ही नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा सेंटर के पास पावर नहीं है तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। सरदार पटेल ने सोचा कि देश को पावरफुल कैसे करेंगे। तो इसके लिए सरदार पटेल ने पहले इसकी हामी भरी। सरदार पटेल ने कहा ठीक है, अगर पार्टीशन होना ही है तो हो जाए, स्वीकार किया। उसके 3 महीने बाद जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही है उसमें मुझे पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना पड़ रहा है। तो उसके लिए पटेल और नेहरू बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। और यही बात जसवंत सिंह, यहाँ एक बात मैं भूल गया, जसवंत सिंह ने 1909 में किताब लिखी जिन्ना पे। उन्होंने उसमें बताने की कोशिश की कि जिन्ना तो कोई दोषी नहीं था पार्टीशन के लिए, दोषी थे तो नेहरू और पटेल। ये बीजेपी के लीडर जसवंत सिंह लिख रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, ये किताब जब आई तो हमारे अभी के प्रधानमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस किताब को बैन कर दिया, इस किताब को गुजरात में बैन कर दिया और बीजेपी ने जसवंत सिंह को पार्टी से निकाल दिया। तो ये एक साइड की बात है। पर जहां तक नेहरू का सवाल है और कांग्रेस का सवाल है, इन्होंने ये उनकी मजबूरी, और मजबूरी का कारण मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट एक्शन के कॉल के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे जो बढ़े, उसके कारण इन्होंने कहा कि ऐसा ही गृह युद्ध चलता रहा तो हम यूनाइटेड क्या करेंगे। तो वहां से उन्होंने घुटने टेकने चालू कर दिए कि अगर पार्टीशन मजबूरी है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो मजबूरी को स्वीकार करना और उसके लिए जिम्मेदार होना, इसमें फर्क है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आसान अल्फाज में ये कहा जाए, जब घर के अंदर फसाद हो रहा है 2 भाइयों के अंदर, तो तमाम लोग समाज के 4 जिम्मेदार इकट्ठे हो जाते हैं, कह रहे हैं भैया अलग अलग कर दो, बंटवारा कर दो, कम से कम झगड़ा तो रुक जाएगा। शायद उसी सोच के तहत सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सब चीजें स्वीकार की। लेकिन अब आखिर में मैं आपसे बस एक चीज समझना चाहता हूँ,
आपने कहा जी। कि एक भी लाइन निकालते हैं और उसको मुद्दा बना देते हैं, पता जी। कुछ होता नहीं। क्या जो व्यूअर है, जो आम दर्शक है, जो आम पाठक है, वो डीपली जाके समझना चाहता है, या वो भी इन्हीं बयानों के आसपास घूम घूम के बस अपने आप को इतिहासकार बताना चाहता है? देखिए, आम दर्शक को क्या है, उसके पास इतने वक्त नहीं है कि इन चीजों की गहराई पर जाए। किसी जी, ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाते तो पार्टीशन नहीं होता, वो जी। उतनी बात को लेके चलेगा बेचारा। उसने हुँ, उसके पास रोजी रोटी के सवाल, नौकरी का सवाल, खेती का सवाल, उससे बाहर जाके वह कहाँ सोचेगा। और हुँ, इनकी जो प्रोपोगंडा मशीनरी है वो बहुत पावरफुल है। वो पावरफुल हुँ। मशीनरी से अब आप जैसे कुछ साहसी लोग ऐसे चैनल चला रहे हैं, नहीं तो जी, मेन चैनल्स में तो वही बातें आती हैं जो बिल्कुल। नफरत फैलाने वाली होती हैं। तो जी, आम लोगों के पास गलत बातें पहुंचाई जाती हैं। सही बातें पहुंचाई जाएं सही तरीके से, तो निश्चित रूप से वो इन बातों को हमसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ के एक अच्छा समाज बनाने के लिए आगे आएंगे। बहुत शुक्रिया, आप वक़्त देते हैं और इतने सरल तरीके से हम्म, बहुत सारी चीज़ों को समझाते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये जाए, और आपके ज़रिए जाती है, तो लोगों में एक विश्वास भी जगता है कि हाँ, आपने पूरी तमाम तथ्यात्मक चीज़ों के हवाले से ये चीज़ें बताई हैं। बहुत शुक्रिया, आप वक़्त देते हैं सर, फिर आपसे जुड़ेंगे किसी और मुद्दे पर। फिलहाल अभी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।